जॉब नौकरी की बात नहीं, बस एंटरप्रेन्योरशिप की बात करने के लिए खड़े हुए हैं, ये बहुत खुशी की बात है। क्योंकि जब लिखना पढ़ना भी शुरू हुआ तो वो जमाना था कि जब किश्वर नाहिद कहती हैं, दिल में है मुलाकात की ख्वाहिश की दबी आग, मेहंदी लगे हाथों को छुपाकर कहाँ रखूं। उस शेर से अब आते हैं हम इस जमाने पर कि शायरा कहती है, किसने अपने दिल के लहू से लाल और गुल में रंग भरा, किसने अपने दिल के लहू से लाल और गुल में रंग भरा, जिनको दावा हो गुलशन पर हमसे आंखें चार करे। उस जमाने से इस जमाने तक आने में और ये कहने में कि मैं सवाल करती हूँ अपने जैसे इंसान से, कब ये मर्तबा दोगे, कब बुरा न मानोगे, मेरे साथ चलने पे, मेरे शख्स होने पे, मेरे ख्वाब बुनने पे, सोचने पे, हंसने पे। ये सदी कभी की है, वो सदी तुम्हारी थी, ये सदी जो आएगी ये सदी हमारी है। तो अब वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप पे बात करने के लिए मैं जनाब रफीक खान साहब को बुलाना चाहती हूँ, जो आप देखें कि वो तालीम के मैदान से ही जुड़े हुए हैं। अलीगढ़ में मेक इजी क्लासेस नाम से वो क्लैट की कोचिंग कराते हैं। क्लैट जो लॉ एंट्रेंस एग्जाम है उसके लिए PHU JMI या DU और D वगैरह के लिए, तो आप उसके फाउंडर हैं। मैं बहुत इज्जत और इकराम के साथ आपको बुलाना चाहती हूँ, सर आप तशरीफ लाइए और हमारी तालिबात को अपने तजुर्बात से मुस्तफीद कीजिए। थैंक यू। बहुत शुक्रिया मैम। मैं आप सभी से बहुत माजरत चाहूँगा, तहे दिल से बहुत सॉरी कि मैं लेट हो गया। और लेट में जानबूझ के नहीं हुआ, इसमें 2 हादसा हो गए। एक जो मैंने प्रेजेंटेशन बनाई थी, जो प्रेजेंटेशन थी आप लोगों को दिखाने के लिए प्रोजेक्टर पे, वो लास्ट मोमेंट पे लैपटॉप हैंग कर गया, उसमें से सारा डेटा चला गया। तो मैंने सोचा कि मैं जल्दी उसे एक बार फिर से रिकवर कर लूँ। काफ़ी कोशिश करने के बाद वो नहीं हुआ। उसके बाद भी मैं 20 मिनट पहले निकला घर से और पोस्ट ऑफिस के पास काफ़ी ज़्यादा रश था, तो कार घुमा के और वहाँ से मुझे थोड़ी देर पैदल चल के आना पड़ा, इसलिए मुझे आने में लेट हो गया। तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। मैं बहुत शुक्रिया अदा करूँगा प्रिंसिपल मैम, प्रोफेसर प्रिया मुखर्जी मैम और प्रोग्राम इंचार्ज प्रोफेसर अमृता मैम, कमर जहां मैम का मैं बहुत शुक्रिया अदा करूँगा। और जो रिस्पेक्टेड टीचर्स हैं मैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया आप लोगों से रूबरू होने का। और आप लोगों का भी मैं थैंकफुल रहूँगा कि आपने मुझे सुनने के लिए वेट किया। तो इस सेमिनार को हम एक फॉर्मल वे में ना लेते हुए एक फैमिलियर वे में स्टार्ट करते हैं। तो आप तैयार हैं? मैं बीच में आप लोगों का भी सपोर्ट चाहूंगा, थोड़ा अगर आपकी तरफ से भी आउटपुट मिले। आप बिल्कुल ये सोचें कि आपका एक फैमिली मेंबर आपके सामने रूबरू है और आपके सामने कुछ जानकारी देने के लिए, कुछ गाइड करने के लिए आपके सामने मैं हाजिर हूँ। तो आप तैयार हैं इसके लिए? ठीक। Please take a pen and notebook for question answer session. आप एक पेन और कॉपी लेकर बैठें, क्योंकि लास्ट में बहुत से सवाल आपके दिमाग में होंगे, तो बीच में सवाल ना पूछ के आप लास्ट में क्वेश्चन आंसर का सेशन कर लेंगे। उसमें आपके पास सारे सवाल लिखे हुए होंगे, जो भी आपको पूछना होगा वो आप राइट डाउन कर लीजिएगा, ताकि लास्ट में आप आसानी से पूछ सकें। ठीक है, स्टार्ट करें। I think all of you have 3 questions. Who am I? Why I am here? Is this relevant for me? This seminar is important for us. ये 3 सवाल आपके दिमाग में भी चल रहे होंगे। ये जो बोल रहे हैं ये कौन है, यहाँ क्यों आए हुए हैं, और ये जो बताने के लिए आए हैं ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट है या नहीं है। ये 3 सवाल है ना? ठीक है। तो
मैं जो पॉइंट उठाऊंगा उस पॉइंट को क्लोज करते हुए चलूंगा। ऐसा ना हो कि कोई बात मैंने बताया और वो बात स्किप कर जाए और उसको मैं क्लोज ना कर पाऊं, ठीक है। तो बीच में अगर कोई कंफ्यूजन होगी तो आप हाथ उठा के उसे पूछ सकते हैं, फिर भी झिझक होंगे, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग से ही कहा है कि आप इस सेमिनार को, इस प्रोग्राम को एक फैमिलियर वे में लेकर चलें, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को एक जानकारी देने के लिए, एक सही रास्ता दिखाने के लिए, गाइड करने के लिए मैं आया हूँ। तो जब तक हम एक फैमिलियर वे में नहीं आएंगे, एटमॉस्फेयर फैमिलियर नहीं होगा, तब तक हम इजीली उस चीज को नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो मेरा नाम कपिल खान है, मैं बहराइच शहर से ही ताल्लुक रखता हूँ। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से मैंने तालीम हासिल की है और फिर उसके बाद मैंने वहाँ पर कोचिंग इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया और सोशल वर्क और काउंसलिंग सेशन भी मैं वहाँ पर करता रहा। मेकिजी क्लासेस के नाम से मेरी कोचिंग है, मेकिजी क्लासेस अलीगढ़, आप अगर सर्च करोगे तो मिल जाएगा। ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी सीयूईटी और एएमयू बीएचयू जामिया एंट्रेंस के लिए हम प्रिपरेशन करवाते हैं। बेसिकली लॉ और क्लैट के ऊपर फोकस है। फिर उसके बाद इसी तरीके से मैंने 2-3 कोचिंग्स को और अलग अलग सेक्टर में, कॉमर्स के लिए अलग नाम से कॉमर्स क्लासेस, साइंस के लिए अलग नाम से कोटा एकेडमिक्स के नाम से मैंने स्टार्ट किया। तो कोचिंग पढ़ना और पढ़ाने का शौक मेरा स्टार्टिंग से रहा। तो ये मेरा एक छोटा सा ताल्लुक है। अभी मैं यहाँ पर क्यों हूँ मैं ये भी आपको बता दूं, इसमें भी एक छोटी सी स्टोरी है, वो लास्ट में मैं स्टोरी आपको बताऊंगा। क्योंकि अलीगढ़ में मेरा सेटअप है, मैं रहने वाला बहराइच का हूँ और फैमिली में मेरे अलावा मेरी एक छोटी बहन है, उसकी शादी हो गई है और मेरे मम्मी पापा हैं। तो मैं यहाँ पर हूँ मेरे फादर के हेल्थ इश्यूज की वजह से, अभी उनके ट्रीटमेंट के लिए आया। तो अब तो ठीक है, सही, उनको आई एवरेज हुआ था। तो उस दौरान मैं घर पर ही था। फिर मैंने सोचा कि कुछ ऐसा करना चाहिए कि बहराइच में जो स्टूडेंट्स हैं, स्पेशली जो गर्ल्स हैं, उनमें एक सिर्फ इतना है कि कॉलेज जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो फर्दर एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, बाकी उसके आगे कोई भी जानकारी उनको नहीं। तो मैंने सोचा कि कुछ ऐसा किया जाए कि जिससे आप लोगों को कुछ जानकारी मिले, ठीक है। तो पहला पॉइंट मैं कहूँ, मैं यहाँ पर क्यों हूँ, इसको मैं 3 सेक्शन में डिवाइड करूंगा। पहला सेक्शन है हाउ टू अर्न मनी विद स्टडीज। आप अपनी पढ़ाई के दौरान कैसे पैसे कमा सकते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, कैरियर गाइडेंस। बहुत से ऐसे ऑप्शन हैं कैरियर गाइडेंस, कैरियर से रिलेटेड, जो आपको नहीं पता है शायद। आप सिर्फ इतना है कि बीए हमने किया, एमए किया, देन उसके बाद बीएड कर लिया, बीडीसी कर लिया। तो इसके अलावा भी बहुत से ऑप्शन हमारे पास आते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इंपॉर्टेंस ऑफ मनी, पैसे का महत्व, सेविंग्स जिसको हम कहते हैं। तो ये दूसरा सेक्टर हो गया। तीसरा ये है कि ये सेमिनार आपके लिए इंपॉर्टेंट है या नहीं है, ये जो आप टाइम दे रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है या नहीं है। तो मैं इसको 3 सेक्टर में डिवाइड करूंगा। यहाँ जो स्टूडेंट बैठे हुए हैं वो 3 सेक्टर में मैं उसको डिवाइड करता हूँ। पहला सेक्टर जिन्होंने डिसाइड किया हुआ है कि मुझे करना क्या है जीवन में, मेरा एक लक्ष्य है। ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जिन्होंने ये डिसाइड कर लिया है कि मुझे यूपीएससी करना है, मुझे पीसीएस करना है, मुझे ज्यूडिशरी करना है, मुझे जज बनना है, या मुझे एसएससी बैंक पीओ करना है, मुझे बीएड करना है। ऐसे कितने स्टूडेंट हैं, प्लीज रेज योर हैंड। तो ये पहला सेक्टर हमारा हो गया कि जिनको अपने जीवन का लक्ष्य पता है कि मुझे जीवन में करना क्या है। दूसरा सेक्टर आता है जिनको बीए करना है। अच्छा, इसमें बीए और एमए के अलावा और भी कोई है, और भी क्लासेस बीएससी भी है, ठीक है। तो कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनको ये है कि दूसरा सेक्टर जो है बीए करना है और एमए करना है, उसके बाद शादी करना है। शादी करिए, शादी के लिए कोई नहीं मना करेगा। बट इसमें मैं एक चीज आपसे कहूंगा कि बीए और एमए के साथ आप अपने अंदर एक स्किल लेकर आइए, एक हुनर आपके पास होना चाहिए, ठीक है। तीसरा सेक्टर जो है वो कंफ्यूजन वाला है, करना क्या है जीवन में हम यही नहीं समझ पा रहे हैं। कभी हमने देखा बहराइच में आईपीएस लेडी आई तो
हमारा मन हुआ कि हम भी एसपी बन जाते हैं, आईपीएस ऑफिसर बन जाते हैं। कभी हम बैंक में गए, वहां देखा हमने कि बैंक में काउंटर पे एक लेडी बैठी हुई है, काफी देर लगा तो हमारा बैंक पीओ बनने का मन हो गया। कभी हमने देखा न्यूज पे अंजना ओम कश्यप को, बहुत गंदी डिबेट उन्होंने कर ली, तो हमारा न्यूज रिपोर्टर बनने का मन हो गया। तो मन जो है वो तीसरा सेक्टर है ये, जिसमें लोग कंफ्यूज हैं कि हम जीवन में करें क्या। अच्छा, करना बहुत कुछ चाहते हैं, न्यूज रिपोर्टर बनना चाहते हैं, ब्लॉगिंग करना चाहते हैं, मास कम्युनिकेशन करके करना चाहते हैं, सोशल वर्क करना चाहते हैं, MSW करना चाहते हैं, लेकिन अब्बा नहीं मानेंगे, पिताजी नहीं मानेंगे। हम चाहते तो बहुत कुछ करना है। वो 3 इडियट कितने लोगों ने देखी है? 3 इडियट में जो फरहान था, फरहान ने क्या बोला कि वो बचपन से वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर बनना चाहता था, लेकिन उसके फादर उसको इंजीनियर बनाना चाहते थे। जब लास्ट में दोस्तों ने ये कहा कि आप बहुत अच्छे फोटोग्राफर बन सकते हो, तो उसने क्या कहा, अब्बा नहीं मानेंगे। तो उस कैटेगरी के हैं कुछ लोग इसमें, ठीक है। तो ये जो पॉइंट था कि ये सेमिनार आपके लिए इम्पोर्टेंट है या नहीं है, इसको मैंने 3 सेक्टर में डिवाइड किया। पहला सेक्टर जो पहला पॉइंट क्लियर हो गया, मैं कौन हूँ, मैं यहाँ क्यों हूँ, ये 2 पॉइंट क्लियर हो गए, क्लोज हो गए ना। तीसरे पर हम बात करते हैं ये कि ये आपको पैसे कैसे कमाने हैं, पहली चीज। दूसरी चीज कैरियर गाइडेंस, तीसरी चीज इंपॉर्टेंस ऑफ मनी। ठीक, उसके बाद मैंने सेक्टर्स में जो डिवाइड किया, तो पहला सेक्टर जो यूपीएससी का, एसएससी का, बैंक पीओ का है, जो पहले सेक्टर वाले हैं, उनके लिए मैं उन्हीं से मैं शुरू करता हूँ और उनको फिर मैं क्लोज करूंगा, तब दूसरे सेक्टर पे आऊंगा। तो जो यूपीएससी वाले और बीएड, बीटीसी, प्रोफेसर, जेआरएफ, इस कैटेगरी के जो है, उनको मैं ये बताना चाहूंगा कि आप अभी से अपनी प्रिपरेशन शुरू कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? यूट्यूब के माध्यम से। ऑनलाइन बहुत से स्कॉलरशिप टेस्ट होते हैं, आप अगर सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा, जो ऑनलाइन यूपीएससी के लिए, बीसीएस के लिए, एसएससी के लिए, बैंक पीओ के लिए बहुत से फ्री प्लेटफॉर्म हैं। आप उन फ्री प्लेटफॉर्म के जरिए अपनी प्रिपरेशन अभी से शुरू कर सकते हो, पहली चीज। दूसरी चीज, आपको ये चाहिए कि आप पूरी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लो। जैसे कुछ लोग ऐसे होंगे कि हाँ आईएएस बनना तो चाहते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता यूपीएससी का सिलेबस कितना है, यूपीएससी का सिलेबस क्या है। तो एटलीस्ट आप सिलेबस को डाउनलोड करके, उसे प्रिंट आउट करके और उसे समझना शुरू करो, क्योंकि जो लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, जिन्होंने स्टार्ट किया होगा, उनको पता होगा 1.5 से 2 महीना सिर्फ लगता है यूपीएससी के सिलेबस को समझने के लिए। सिर्फ सिलेबस को समझने में आपको इतना टाइम लगेगा। तो आप अपनी स्टडीज के साथ अभी से ये चीज शुरू कर सकते हो कि एटलीस्ट सिलेबस को समझो, और उसके बाद एनसीईआरटी के जरिए आप अपनी प्रिपरेशन को शुरू कर सकते हो। 6 to 12 एनसीईआरटी पढ़ना होगा। अच्छा, इस पर बात तो बहुत लंबी हो जाएगी, क्योंकि बहुत 2-3 सेक्टर इसमें कवर करने हैं। तो इसमें मैं एक तो ये यूट्यूब का प्लेटफॉर्म हो गया, फ्री स्कॉलरशिप का हो गया। इसकी जो इंफॉर्मेशन है वो आपको मिलेगी कहाँ से? सेमिनार के बाद लास्ट में मैं आपको अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स दूंगा, तो उसमें आप किसी भी टाइम, कभी भी, जो भी इंफॉर्मेशन है, जो मैं आपसे कह रहा हूँ, इंफॉर्मेशन कलेक्ट कीजिए। तो अब आप कहाँ से कलेक्ट करेंगे? क्योंकि मैं आपको इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, तो मेरी ये जिम्मेदारी है कि मैं ही आपको उस मंजिल तक पहुंचाऊं। तो आप कभी भी कांटेक्ट कर सकते हो, मैं आपको Zoom मीटिंग के थ्रू या व्हाट्सएप के थ्रू वो इंफॉर्मेशन दे दूंगा कि आपको वहां तक कैसे पहुंचना है। सपोज कीजिए अगर आपको किसी यूपीएससी के सिलेक्टेड कैंडिडेट के से इंटरेक्टिव सेशन चाहिए, तो वो इंटरेक्टिव सेशन भी हम अरेंज कर देंगे आपके लिए। वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, कहीं से इसमें कोई भी ऐसा नहीं कि आपसे कोई पैसे लिए जाए। ठीक है, क्लियर है ये चीज? तो हायर स्टडीज वालों के लिए मैं यहीं पर क्लोज करूंगा कि उनके लिए बहुत से प्लेटफॉर्म हैं, बहुत से स्कॉलरशिप टेस्ट हैं, और बहुत से ऐसे लोग हैं जैसे ज़कात फाउंडेशन ऑफ इंडिया, ये एक टेस्ट कंडक्ट करवाते हैं और इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट ये यूपीएससी और पीसीएस की प्रिपरेशन करवाते हैं। इसी तरीके से यूपी गवर्नमेंट का अभी एक स्कीम आई हुई है जिसमें ओबीसी एंड एससी एसटी स्टूडेंट्स कैंडिडेट के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग करवा रहे हैं। तो इस तरीके से बहुत सी इंफॉर्मेशन है। हम जब जानकारी लेने निकलेंगे तो पता चलेगा कि हम जो पैसे खर्च करके जो चीज हम देना चाह रहे थे वो हमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है। ठीक है, तो पहला सेक्टर क्लोज हो गया हमारा। दूसरे सेक्टर पे आते हैं जो बीए और एमए के बाद ये है कि अब मुझे कुछ नहीं करना है लाइफ में,
इसी में मैं तीसरे सेक्टर को भी लूंगा कि जो कंफ्यूज है। तो आप कंफ्यूजन को दूर करके सबसे पहले ये डिसाइड करो कि आपको करना क्या है जीवन में, ठीक। अब बात आती है कि घर वाले नहीं मानेंगे। तो जैसे आपने सपोज कीजिए आपने ये सोचा कि मुझे न्यूज रिपोर्टर बनना है, तो न्यूज रिपोर्टर बनने के लिए क्या क्या जरूरी चीजें हैं जो आप तो अभी से यहीं से शुरू कर सकते हो। एटलीस्ट वो चीज आपके घर वाले जब देखेंगे तो अब्बा मान जाएंगे आसानी से। अगर आपने टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस, जो कि मुंबई में इंस्टीट्यूट है, यहाँ का MSW का टेस्ट क्वालिफाई किया, ये टेस्ट क्वालिफाई करने के बाद में यहाँ से आप MSW करते हो तो 35 to 40,000 गवर्नमेंट आपको देती है, फंड देती है, फीस देने के बजाय आपको वापस देगी। जब यहाँ पर आप ये टेस्ट क्वालिफाई कर लोगे तो घर वाले आसानी से मान जाएंगे, ठीक है। तो आप पहले अपने जीवन का लक्ष्य बनाइए कि मुझे करना क्या है, और उसकी तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए। तब जाके जब घर वालों को रिजल्ट दिखेगा तो वो बहुत आसानी से मान जाएंगे। एग्री करते नहीं करते इस बात से? आवाज नहीं आ रही आपकी, ठीक। तो अब मैं कुछ एग्जांपल आपको दूंगा जो कंफ्यूजन वाले सेक्टर में, ताकि थोड़ा मोटिवेशन किया जाए आपके अंदर। जब मोटिवेट होंगे उसके बाद फिर आपको मैं जो मेन पॉइंट है एंटरप्रेन्योरशिप, उद्यमिता, सॉरी उद्यमिता, कि आप रोजगार देने वाले बन जाए, आप कैसे एक बिजनेस को स्टार्ट करने वाले बन जाए, इस पर बात करेंगे। तो एग्जाम्पल में आप सर्च करिएगा। मैं एक लड़की की कहानी आपको बताता हूँ। मुंबई की एक लड़की थी, चीनू काला, मुंबई की लड़की की रहती थी मुंबई के एक स्लम एरिया में। 15 साल की एज में इस लड़की ने अपना घर छोड़ दिया, सिर्फ 300 रुपए हाथ में लेके ये निकल गई। इसको जीवन में कुछ करना था, इसने अपना एक लक्ष्य बना लिया था कि मुझे अपने जीवन में कुछ करना है। चीनू काला आप सर्च करेंगे आ जाएगा, CEO ऑफ रूबन एसेसरीज, इस वक्त किसी कंपनी 300 करोड़ की है अप्रॉक्स। तो इसकी कहानी शुरू होती है 15 साल की एज से इसने अपना घर छोड़ा और 300 रुपए लेके ये निकल गई। पहली रात जब हुई तो इसने मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन पे बिताई, क्योंकि तब तक रहने का कोई इसका ठिकाना नहीं था। पहली रात इसने रेलवे स्टेशन पे बिताई, फिर उसके बाद इसने स्ट्रगल करना शुरू किया। धीरे धीरे इसको जो पहली जॉब मिली वो 20 रुपए पर डे की जॉब मिली। तो जब आप सर्च करोगे विकिपीडिया पे आएगा 20 रुपीज टू 300 करोड़ विद कंपनी, 20 रुपीज इन हैंड टू 300 करोड़। तो 20 रुपए की पर डे की इसको जॉब मिली। फिर इसके 2 साल के बाद इसको एक सेल्स वूमेन की जॉब मिली, जो डोर टू डोर जाके बेचते हैं ना, आपने देखा होगा कि ये 5 मोजे खरीद लीजिए, कंगे खरीद लीजिए, स्कीम में लड़के ही आते हैं मोस्ट प्रोबेबली। तो इसने सेल्स वूमेन की जॉब की। फिर उसके कुछ टाइम के बाद वहीं से इसने सेविंग करना शुरू किया, पैसे बचाने शुरू किए अपनी जॉब के साथ साथ। अब जब इसने पैसे बचाने शुरू किए तो 2 साल तक इसने और एक्स्ट्रा जॉब किया। एक रेस्टोरेंट में एक वेटर की जॉब की पार्ट टाइम। वो जॉब करके इसने जो पैसे सफिशिएंट अमाउंट बचा लिया, 2-3 लाख रुपए। 2006 से 2008 के बीच में इसको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली और एक कमरे से इसने एक अपनी कंपनी स्टार्ट की। 2008 में इसने स्टैब्लिश किया अपनी कंपनी को 3 लाख रुपए के अमाउंट से, और आज इसकी कंपनी जो है वो 300 करोड़ की है। उस कंपनी का नाम है रूबन एसेसरीज, हैंडमेड और आर्टिफिशियल ज्वेलरीज को बनाती है। इसका नाम आप देख सकते हैं, चीनू काला, चीनू काला इस लड़की का नाम है। तो आप ऐसा मत समझिए कि मुंबई की लड़की थी, मुंबई से क्या, मुंबई की भी बहुत स्लम एरिया की लड़की थी। जैसे अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ का सबसे पॉश जो पॉश सिटी है वो नोएडा है, गाजियाबाद है, मेरठ है। हम बहराइच, ये तो लखनऊ से इधर जितना आते हैं उतना ज्यादा हम बैकवर्ड एरिया में आते हैं। तो समझिए मुंबई के भी इसी टाइप के एरिया से वो थी। लेकिन उसने 15 साल की एज में चीज सोच लिया था कि मुझे ये करना है, और उसने वो पा लिया। तो ये देखिए कि एक टाइम पीरियड लगा करने में, ऐसा नहीं है कि हाँ उसने 15 साल की एज में सोचा और 18 साल में वो बन के करोड़पति हो गया, या हिम्मत हार के बैठ गई, वापस घर चली गई, क्योंकि घर से तो लड़ झगड़ के निकली थी। तो आपको लड़ना झगड़ना नहीं है, बस मैं एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा था कि आप ये देखें कि 20 रुपए के अमाउंट से लेकर 300 करोड़ की कंपनी बनाने तक का सफर उसने कैसे किया।
एक दूसरा एग्जाम्पल, मैं 3 एग्जाम्पल दूंगा बस। दूसरा एग्जाम्पल, स्मृति ईरानी को कितने लोग जानते हैं? प्लीज रेज योर हैंड्स। अच्छा, इसमें से कितने लोग जानते हैं कि इनके पास कौन सी मिनिस्ट्री है? मिनिस्ट्री कौन सी है? ये कितने लोग जानते हैं? यूपीएससी वालों से मैं एक्सपेक्ट करूंगा ये क्वेश्चन का आंसर। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट एंड माइनॉरिटीज, वो मिनिस्ट्री इनके पास है। अच्छा, आपने बड़े उत्साह से हाथ उठाया था कि स्मृति ईरानी को जानते हैं। क्या इनके स्ट्रगल की कहानी आपने देखी है, सुनी है कभी? क्या ये हमेशा से ऐसे मिनिस्टर बन के आई थी? अच्छा, मिनिस्टर के पहले क्या थी? क्योंकि सास भी कभी बहू थी, यही थी ना जी। तो इनकी स्टोरी आपने कभी, बहुत इंस्पायर हो सकते हैं आप इनकी स्टोरी अगर आपने सुनी होगी। कितने लोगों ने सुनी है स्टोरी की? आपने सुनी है? तो मैं शॉर्ट में बताता हूँ इनकी स्टोरी क्या है कि ये मैकडोनल्ड एक कंपनी है, रेस्टोरेंट की। मैकडोनल्ड में प्लेट धोने और पोछा लगाने से इन्होंने अपना सफर शुरू किया था। आप यकीन कर सकते हैं, प्रेजेंट टाइम की मिनिस्टर, अमेठी की सांसद, और शुरुआत कहां से की? एक रेस्टोरेंट में पोछा लगाने से। इस पे भी एक कहानी है। एक ये बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करती थी, मिडिल क्लास फैमिली से थी, बट ये जब दिल्ली से मुंबई मूव किया और वहां जाने के बाद ये हुआ कि इन्हें मिस इंडिया के कॉन्टेस्ट में भाग लेना है। घर वाले अगेंस्ट थे, बट इन्होंने कहा हम मैनेज कर लेंगे। अब जो पैसे थे वो खत्म होने लगे, तो ये हुआ कि जॉब ढूंढते हैं। तो जॉब के लिए इन्होंने अप्लाई किया एयर हॉस्टेस के लिए, और दूसरी जॉब ये मैकडोनल्ड में थी। तो मैकडोनल्ड में भी हायर पोस्ट थी, बट ये जब एयर हॉस्टेस के लिए गई तो वहां इन्हें रिजेक्ट कर दिया गया। उसके बाद ये इन्होंने कहा जॉब यहाँ तो मिली नहीं है, चलिए चलते हैं मैकडोनल्ड चलते हैं। वहां गई तो वहां के मैनेजर ने कहा कि आपने बहुत लेट कर दिया मैडम, आपने लेट कर दिया। इस वक्त सिर्फ एक जॉब बची हुई है, प्लेट साफ करने वाली और पोछा वगैरह लगाने वाली। तो उस वक्त भी स्मृति ईरानी के ये वर्ड्स थे कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, जो जॉब बची है वो दे दो, क्योंकि मुझे अपने ऊपर विश्वास है, एक दिन मैं प्लेट धोते धोते तुम्हारे मैनेजर की कुर्सी पे बैठ जाऊंगी। ये कॉन्फिडेंस लेवल था, और उसी कॉन्फिडेंस लेवल की देन ये है कि आज वो इंसान हमारे यहाँ का मिनिस्टर बना हुआ है, और एक नहीं दो मिनिस्ट्री मिली हुई। फिर उसके बाद उनके फादर ने इसमें एक और बहुत इंटरेस्टिंग जो शादी वाली बात थी, तो शादी के बाद पे काफी लोग मुस्कुराने लगते हैं। तो इसमें फादर ने उनकी ये बोला कि चलो ठीक है, तुम जॉब तो मिल गई है, लेकिन मिस इंडिया की कॉन्टेस्ट में भाग लेने के लिए 2 लाख रुपए का अमाउंट चाहिए था। अब वो 2 लाख रुपए इनके पास थे नहीं, स्मृति ईरानी जी के पास। इन्होंने कहा कैसे मैनेज किया जाए, फादर के पास फोन किया। फादर ने कहा कि पैसे दे दीजिए, मुझे जरूरत है इस चीज के लिए। तो फादर ने कहा कि अगर किसी अच्छे काम के लिए तुमने पैसे मांगे होते तो मैं शायद दे देता, इस काम के लिए तो मैं नहीं दूंगा। बहुत फोर्स करने के बाद उन्होंने दिया। फादर ने डील किया कि मैं तुम्हें 1 साल का टाइम देता हूँ, 1 साल के अंदर अगर तुम्हारा काम नहीं हुआ तो तुम्हें मेरे बताए हुई जगह पे शादी करनी पड़ेगी। इसमें भी रानी ने तुरंत डन कर दिया। डन करने के बाद में साल खत्म हुआ, खत्म होने के 1 दिन पहले उनकी एंगेजमेंट करवा दी गई, और जिस दिन साल खत्म हो रहा था उस दिन उन्होंने साइन किया, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, तो साइन किया उन्होंने। और फिर उसके बाद की स्टोरी तो आप जानते हैं कि स्ट्रगल उसके बाद भी चलता रहा, फिर पॉलिटिक्स में आके आज उनके पास 2 मिनिस्ट्री। तीसरा और लास्ट एग्जाम्पल है अरुणिमा सिन्हा का। तो इस स्टोरी से भी मैं स्टोरी इसीलिए ऐसे बता रहा हूँ कि आप थोड़ा सा कंपेयर कर सकते हो अपने आप से, कि आप भी अपने आप को मोटिवेट करके एटलीस्ट कुछ आप सोचिए अपने बारे में, कि अपने बारे में, अपने फैमिली के बारे में करने के लिए। अरुणिमा सिन्हा के बारे में मैं बताऊंगा कि अरुणिमा सिन्हा को कितने लोग जानते हैं? कौन है ये अरुणिमा सिन्हा? चढ़ाई की थी। ये विश्व की पहली विकलांग महिला है जिन्होंने एवरेस्ट की चोटी पे
बिना किसी सपोर्ट के ये चढ़ी। अब विकलांग ये थी नहीं, बचपन से विकलांग नहीं थी, मैं देखा। इस बच्चे के लिए प्लीज क्या, बचपन से ये विकलांग नहीं थी। ये फुटबॉल और वॉलीबॉल की स्टेट लेवल की प्लेयर थी और इन्होंने CISF का एग्जाम दिया, स्टेट लेवल की चैंपियन थी, तो CISF में इनको जॉब मिल गई। ये यही अम्बेडकर नगर यूपी से बिलोंग करती है, यूपी से ताल्लुक है अरुणिमा सिन्हा का। तो जब CISF का एग्जाम इन्होंने क्वालिफाई किया, क्वालिफाई करने के बाद इनको दिल्ली बुलाया गया ज्वाइनिंग के लिए। तो जब ये दिल्ली जा रही थी तो जनरल ट्रेन से जा रही थी, उसमें जाते हुए इनके साथ एक हादसा हो गया। क्या हादसा हुआ कि कुछ गुंडे थे वहां पे, उन गले में इनके सोने की चेन थी, वो चेन उन्होंने निकाला और इन्हें धक्का दे दिया तेज से, और ये ट्रेन से गेट से बाहर गिर गई और उधर से ट्रेन आ रही थी। तो जब ये गिरी तो इनके एक पैर के ऊपर से ट्रेन चढ़ गई। उसके बाद ये बेहोश हो गई। शाम का वक्त था, शाम हो गई, रात हो गई, बेहोश रही, पूरी रात वहीं दर्द में पड़ी रही। कोई स्टेशन पे कौन आता है? तो उस ट्रैक के आसपास के एरिया में जो गांव वाले थे, जब वो सुबह उधर से निकले तो उन्होंने देखा। अच्छा, अरुणिमा सिन्हा पहनाई जाके आ चुकी हैं, KDC में एक सेमिनार इनका हुआ था, मैंने तो लाइव इनको सुना है। तो ये बता रही थी कि जो रात थी वो बड़ी कष्टदायक थी, क्योंकि मेरी आंखें खुली थी, दर्द से करा के मैं फिर बेहोश हो रही थी, फिर उठ रही थी, और रेलवे ट्रैक के साइड में चूहे और कीड़े मकोड़े जो होते हैं वो इनके ऊपर से चल रहे थे, तेज में निकल रहे, कहीं निकल रहे, पर इनके अंदर इतनी जान नहीं थी कि उनको हटा सके। तो वो पीड़ा थोड़ी देर के लिए महसूस कीजिए, वो दर्द महसूस कीजिए कि एक बंदी जो कि स्टेट लेवल की चैंपियन, उसका पैर ही चला गया। सुबह में गांव वाले आते हैं, हॉस्पिटल पहुंचाते हैं, हॉस्पिटल पहुंचाने के बाद में क्या होता है कि पता चलता है कि एक पैर उनका काटना पड़ेगा, नहीं कटेगा तो इन्फेक्शन पूरी बॉडी में फैल जाएगा और प्रॉब्लम हो जाएगी। एक पैर काटना पड़ेगा, कट गया एक पैर काटने के बाद में कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, अजय माकन उस वक्त मिनिस्टर थे, उन्होंने कंपनसेशन 2 लाख रुपए दिया, और रेलवे ने भी 2 लाख 3 लाख रुपए का कंपनसेशन दिया। रेलवे में जॉब ऑफर की, CISF ने भी जॉब ऑफर की, ऑपरेशन हो गया, पैर कट गया। उसके बाद यहाँ पे आप थोड़ी देर बहुत ध्यान से सुनिएगा इस चीज को कि एक बंदे के पास अपॉर्चुनिटी आई, एक नहीं 2 3 जॉब, वो भी गवर्नमेंट जॉब, क्लरिकल जॉब रेलवे में मिल रही है, CISF में भी क्लरिकल जॉब मिल रही है, और स्टेट गवर्नमेंट में भी मिल रही है, कंपनसेशन का अमाउंट भी मिल रहा है। लेकिन उस बंदी ने क्या किया? जॉब को ठुकरा दिया। एम्स में एडमिट थी, व्हील चेयर पे बैठी, कुछ टाइम के बाद वो जॉब ठुकराने के बाद में डायरेक्ट कहां पर गई? बचेंद्री पाल के पास। बचेंद्री पाल फर्स्ट इंडियन वुमेन जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी। बचेंद्री पाल के पास गई और वहां जाके कहा कि मुझे एवरेस्ट चढ़ना है। एक लड़की जिसका 20-25 दिन पहले पैर कटा है, एक पैर नहीं है, व्हील चेयर पे बैठी है, चल भी नहीं पा रही है, वो कह रही है मुझे माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना है। कॉन्फिडेंस लेवल देखिए आप, वो भी अम्बेडकर नगर में पास के एरिया, मिडिल क्लास का। क्लास तो कुछ नहीं होता है, क्लास तो हम बनाते हैं सब इंसान। बचेंद्री पाल ने कहा कि तुम एवरेस्ट पे चढ़ गई हो, और सबसे डेट लिखना बाकी। अगर तुम व्हील चेयर पे इस सिचुएशन में तुम कह रही हो कि मुझे माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना है, तो तुम माउंट एवरेस्ट पे चढ़ गई हो, बस अब सिर्फ तारीख लिखना बाकी है। फिर वो बंदी सही हुई, एक आर्टिफिशियल पैर लगवाया, ट्रेनिंग दिया, ट्रेनिंग देने के बाद में माउंट एवरेस्ट पर जा रही है, तो उसके साथ में जो था उनका ऑक्सीजन खत्म होने लगा। ऑक्सीजन जब खत्म हो रहा था तो ये ऑप्शन था कि वापस आ जाए। उसने कहा नहीं, सब कुछ छोड़ के आए हैं, बड़े सैक्रिफाइस के बाद आए हैं, बड़ा त्याग देकर आए हैं, वापस तो नहीं जाएंगे, या तो झंडा भारत का फतह करके जाएंगे या तो मर के जाएंगे। तो जब वो गुजर रही थी, ऑक्सीजन खत्म हो रहा था, तो कंकाल पड़े हुए थे, कुछ जो लोग गए नहीं वापस आए, मर गए वहां पर। तो वो देख के थोड़ा डर भी लगा, लेकिन उसके बाद भी वो बंदी ऊपर चढ़ी और फाइनली उसने ऑक्सीजन लेवल कम होने के बाद भी, क्योंकि जब ऊपर चढ़ते हैं तो ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है पहाड़ में, चढ़ने के बाद उसने
भारत का झंडा वहां पे फतेह किया, फहराया और वापस आ गई। इस वक्त उनको फर्स्ट लेडी अवार्ड, पद्मश्री अवार्ड, यश भारती अवार्ड, मलाला यूसुफजई अवार्ड, कई अवार्ड से नवाजा गया है। मोटिवेशनल स्पीकर भी है, मोटिवेट भी करते हैं लोगों को। तो इस स्टोरी से भी आप थोड़ा सा इंस्पिरेशन ले सकते हैं, ठीक है ना? यहाँ तक क्लियर है चीजें? कोई कंफ्यूजन अभी तक तो नहीं आई किसी स्टोरी में? कोई कंफ्यूजन? अब मैं बात करता हूं कि आप मोटिवेट हो चुके हैं, अब हम मुद्दे की बात पे आते हैं कि अब हमें जो सेकंड पॉइंट था कि बीए और एमए और कंफ्यूजन वाला, उस पॉइंट पे आते हैं कि आप अपनी पढ़ाई के साथ पैसे कैसे कमा सकते हैं, हाउ टू अर्न मनी विद स्टडीज। और दूसरी चीज पैसे के महत्व, पैसे का इंपॉर्टेंस तो आप जानते ही होंगे। आपके घर वाले अभी आपको फीस पे कर रहे होंगे, आपका खर्चा उठा रहे होंगे। आप थोड़ी देर के लिए सोच के देखिए कि अगर आप खुद अपना खर्चा उठा रहे हैं तो कितनी प्रॉब्लम आप फेस करेंगे। थोड़ी देर के लिए ये सोचिए। अभी तो फैमिली आपकी सपोर्ट कर रही है, फैमिली कर रही है, सारी चीजें, कोई दिक्कत नहीं है, 20-30 रुपये आपने ले लिया। आप सिर्फ 5,000 रुपए अपने किसी रिश्तेदार से, अपने किसी फ्रेंड से मांग के देखिए, अगर आप खड़े होगे ना, रास्ता बदल देगा जरूरत के टाइम में। ये होता है पैसे का महत्व। तो इसलिए इस टाइम पैसे कमाने बहुत जरूरी है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। शादी हो जाए, शादी होने के बाद भी आपके पास जब एक स्किल होगी, एक हुनर होगा, तो आप इजीली घर बैठे अर्निंग कर सकते हैं, ठीक है? तो जो ये था हाउ टू अर्न मनी, इस पर मैं बात करता हूँ। कब तक हम सरकारी नौकरी की इंतजार में बैठे रहेंगे कि सरकार नौकरी? सरकार ने तो खुद कह दिया आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर भारत। इसका आप मतलब ये मतलब कैसे, कहावत है कि अकलमंद के लिए इशारा काफी है, अकलमंद के लिए इशारा काफी है। तो आत्मनिर्भर भारत अगर गवर्नमेंट ने कह दिया तो आप समझ जाइए, अब आपको खुद से ही करना है। सरकारी नौकरी मिल जा रही है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको खुद से ही करना है, ठीक है? तो अब हम क्या क्या कर सकते हैं वो हम देखते हैं। मैं स्टार्टअप की लिस्ट आपको बताता हूँ। कितने लोग हैं जो इसमें स्टार्टअप जानते हैं क्या होता है स्टार्टअप? व्हाट इज स्टार्टअप, व्हाट इज एंटरप्रेन्योरशिप? प्लीज रेज योर हैंड। स्टार्टअप जानते हो क्या होता है? बिजनेस जानते हो क्या होता है? कितने लोग जानते हैं बिजनेस क्या होता है? व्हाट इज बिजनेस? मैं पूछूंगा नहीं, घबराइए का निशाना नहीं करूंगा मैं, बस ये बता बिजनेस क्या होता है, स्टार्टअप क्या होता है। गलत सही कुछ भी बता सकते हैं। हाँ बताइए बताइए प्लीज। सेल्फ मतलब बिजनेस ही पूछा है, सेल्फ बिजनेस होता क्या है? सॉरी तेज बोले। जो खुद करते हैं, ठीक है। और कोई स्टार्टअप बता सकते हैं हम? वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। छोटी, इन्होंने कुछ हद तक नहीं बताया, छोटी चीज से शुरू करके बड़ी चाहिए, बड़े उसको बनाना। तो स्टार्टअप और बिजनेस और एंटरप्रेन्योरशिप ये क्या चीज है? मैं ये समझता हूँ कि हर लेडी के अंदर, हर लड़की के अंदर, हर औरत के अंदर एक बिजनेस वूमेन इनबिल्ड होती है। इनबिल्ड मतलब उसके अंदर होती है। कैसे? शादी के बाद घर वाले, आप अपने ऊपर लेकर देखो, आप अपनी माँ के ऊपर चले जाओ, सिर्फ और कहीं नहीं जाना है, सिर्फ अपनी माँ के ऊपर जाना है। पिताजी अमाउंट देते हैं कि हाँ इतने में घर का घर चलाना है, उतने ही अमाउंट में मम्मी घर का खर्चा भी चलाती है। आपकी जरूरत अगर पड़ गई, कभी कोई भूख पर जरूरत पड़ी, आपने मम्मी से कहा, मम्मी ने भूख का भी पैसा दिया। कभी आपको मटर पनीर खाने की जरूरत पड़ी तो मम्मी ने मटर पनीर भी अरेंज कर दिया। शाम में जब वो सब्जी लेने गई, चिंटू ने कहा आइसक्रीम खाना है, आइसक्रीम ने खिला दिया। यानी सारी ख्वाहिशें पूरी करने के बाद भी घर की माँ जो होती है वो सेविंग्स भी कर लेती है। तो ये एक बिजनेसमैन हुई कहीं ना कहीं कि एक अमाउंट जो मिल रहा है उससे घर को भी चलाना, बच्चों को भी मैनेज करना और उसके बाद भी पैसे बचा लेना। तो जितनी भी हाउसवाइफ होती हैं, मैं ये समझता हूँ कि उनके अंदर इनबिल्ड होती है बिजनेस वूमेन।
अब आपको ये सीखना है कि जो हमारे अंदर इनबिल्ट है, जो क्वालिटीज है, उसको हम कैसे यूटिलाइज करके हम घर को तो मैनेज करेंगे ही करेंगे, घर को मैनेज करने के साथ साथ और भी बहुत सी चीजें कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन आपके पास आता है कि आप ट्यूशन प्रोवाइडिंग फर्म स्टार्ट कर सकते हो। ट्यूशन प्रोवाइडिंग फर्म क्या होता है? ये यहाँ बहराइच में तो अभी इसका ट्रेंड नहीं है, बट लखनऊ और उसके आगे के एरिया में बहुत सी ऐसी फर्म्स हैं जो कंसल्टेंसी चलती हैं। आपने ट्यूटर हायर किया, हायर करने का मतलब आपको कहीं पे भी कोई 1 रुपए में इन्वेस्ट नहीं करना है। आपने अपने ही कॉलेज से कुछ ऐसे स्टूडेंट में बात किया, कुछ ऐसे स्टूडेंट से कांटेक्ट किया जो ट्यूशन पढ़ाने के लिए इंटरेस्टेड है, या आपने अपने व्हाट्सएप अपने रिलेटिव्स के बीच में व्हाट्सएप से सर्कुलेट किया मैसेज कि हाँ वैकेंसी फॉर होम ट्यूशन, होम ट्यूटर। इस तरीके से आपने कैंडिडेट्स को हायर किया और फिर दूसरा ऐड आपने फेसबुक और इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पे को निकाला कि जो लोग ट्यूशन चाहते हैं, क्योंकि हर बच्चे को ट्यूशन की जरूरत होती है, तो वो ट्यूशन आप उनको प्रोवाइड करेंगे। अच्छा, इसमें एक चीज ये ख्याल रखना है आपको कि जो ट्यूशन जिनको चाहिए, जिनके बच्चे को ट्यूशन चाहिए, वो और जो ट्यूशन ट्यूटर है जो पढ़ाएगा, उन दोनों को उनका कांटेक्ट नहीं करवाना है आपको, उसमें उसके बीच में आपको रहना है, क्योंकि वहां से ही आपका रेवेन्यू जनरेट होगा। अगर आपने डायरेक्ट कांटेक्ट करवा दिया तो फिर आपका रेवेन्यू खत्म हो जाएगा। इस बिजनेस को भी बहुत अच्छे से कर सकते हैं और इसमें हम डिजिटल मार्केटिंग की हेल्प लेकर उसको हम कर सकते हैं। ठीक है, अब ये डिजिटल मार्केटिंग क्या चीज है? डिजिटल मार्केटिंग में आता है आपका फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब। कितने लोग फेसबुक, इंस्टाग्राम चलाते हैं और यूट्यूब चलाते हैं? फेसबुक, यूट्यूब कितने लोग चलाते हैं प्लीज? यूट्यूब चैनल कितने लोगों का है? किसी का नहीं। ठीक, तो पहला सेक्शन हमारा ट्यूशन प्रोवाइडिंग फर्म हो गया। दूसरा सेक्शन हमारा आता है कोचिंग सेंटर। आप कोचिंग सेंटर स्टार्ट कर सकते हो। जो आपके पास बीएससी के स्टूडेंट्स हैं, जो बीएससी में आप साइंस, मैथमेटिक्स और इंग्लिश के 3 लोगों को आपने ग्रुप बनाया, उस ग्रुप के जरिए आप कोचिंग इंस्टीट्यूट स्टार्ट कर सकते हो। अच्छा, मैं आपको जो बिजनेस बता रहा हूँ, अगर आप में से कोई भी कैंडिडेट बिजनेस करने के लिए, इस तरीके के बिजनेस के लिए इंटरेस्टेड हो, मैं टोटल आपको 17 बिजनेस बताऊंगा, 17 स्टार्टअप बताऊंगा। इस तरीके के स्टार्टअप में अगर आप इंटरेस्टेड हो और इसकी ट्रेनिंग लेना चाहें 6 दिन 7 दिन और इसको करना चाहें, तो इसके लिए हम पूरी कोशिश करेंगे आपको फंडिंग भी प्रोवाइड करें, आपको ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करें कि आप ये बिजनेस करना चाह रहे हो तो आप कैसे बिजनेस को शुरू करो, पूरा सपोर्ट हम आपको करेंगे इसमें। ठीक है, तो आप ये चीज मत समझिएगा कि मैं यहाँ पर से बता रहा हूँ कि ये बिजनेस कर सकते हैं। आप बिजनेस करना चाहें, अगर आप थोड़ी सी अपने अंदर हिम्मत जुटा लेते हैं तो हम आपके साथ में पूरा सपोर्ट करेंगे आपको। ठीक है, तो तीसरा सेक्शन आता है आईटी सॉल्यूशन कंपनी, फ्रीलांसिंग। ये आईटी सॉल्यूशन क्या होता है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसके लिए क्या है कि आप इसमें भी डिजिटल मार्केटिंग, फेसबुक और इंस्टाग्राम की हेल्प से आप कैंडिडेट जो वेबसाइट बनाने के लिए कैंडिडेट दे सकते हो। ऐसे बहुत से लोग हैं जो फ्रीलांसिंग वेबसाइट बनाते हैं, और डिजिटल मार्केटिंग का भी काम करते हैं। उनसे कांटेक्ट कराने का काम मेरा होगा आपका। मैं जो फ्रीलांसिंग काम करते हैं उनसे आपको कांटेक्ट करा दिया, कराने के बाद में फिर क्या होगा कि आपको क्लाइंट्स ढूंढने होंगे। जो क्लाइंट आपको मिलेंगे, अब क्लाइंट कहां से मिलेंगे? उसमें आपका थोड़ा सा सेल्स का काम आ जाएगा। सेल्स क्या होता है? जो डोर टू डोर जाके आप अपने प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं कि आप क्या कर रहे हैं। जैसे आप वेबसाइट बनाते हो या डिजिटल मार्केटिंग करते हो, तो उसके लिए आपने शॉप्स डिसाइड की कि जितनी भी बेकरी है बहराइच में, उन बेकरी वालों से कॉन्टेक्ट किया आपने कि हाँ हम ये चीज प्रोवाइड करते हैं, हम ये चीज प्रोवाइड करते हैं और आप हमसे ये सर्विसेज ले सकते हो। ठीक है, फिर उसके बाद आता है आपका फूड ब्लॉगिंग, क्लाउड किचन। क्लाउड किचन को मैं आगे डिस्कस करूंगा। क्लाउड किचन जानते हो क्या होता है? क्लाउड किचन नहीं जानते हो? क्लाउड किचन ये होता है बिना किसी रेस्टोरेंट के आपने खाना बनाया या कुछ भी बनाया और उसे होम डिलीवरी करना शुरू किया, ये होता है क्लाउड किचन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है न्यूज चैनल, यूट्यूब पोर्टल जिसको हम बोलते हैं। आप अपना न्यूज चैनल स्टार्ट कर सकते हो, इंफॉर्मेटिव न्यूज चैनल। यूट्यूब की बात जो आती है, अर्निंग कहां से होती है? यूट्यूब में मैं थोड़ा सा इसको डिस्कस कर दूं।
यूट्यूब की जो पॉलिसी है उसमें पॉलिसी मैं आपको बताता हूँ कि आप अगर आपके पास एंड्रॉइड फोन है तो आप अपने एंड्रॉइड फोन के जरिए ही यूट्यूब चैनल बना सकते हो। उस यूट्यूब चैनल पे आप बहुत सारी चीजें कर सकते हो, जैसे मैंने न्यूज चैनल के बारे में बताया कि आप न्यूज चैनल आपको बनाना है। ये न्यूज चैनल में जरूरी नहीं है कि जिस तरीके से जो टीवी में जो रिपोर्टर्स बोलती हैं उन्हीं चीज को आपको बोलना है। आप कहीं की भी न्यूज उठा लीजिए और वो न्यूज उठा के आप उसमें अपने पे डाल सकते हो, अपने खुद से कंटेंट बना के। तो YouTube की मैं पॉलिसी आपको बता दूं कि YouTube का 1000 सब्सक्राइबर्स होने चाहिए और 4000 आवर्स 4000 घंटे टाइम वॉच होना चाहिए 1 साल के अंदर अंदर। ये इतना अगर हो जाता है तो YouTube से आपको अर्निंग होने लगेगी। अब ये जो अर्निंग होगी वो कैसे होती है, मतलब ऐसा नहीं कि आपने बस चैनल बना के अर्निंग होने लगेगी। प्रॉपर वीडियो उसके ऊपर आपको डालनी पड़ेगी और वो जो वीडियोस आपको डालनी है वो आप किसी भी सेक्शन में जाके कर सकते हो। अगर आप कुकिंग करते हो तो कुकिंग की वीडियोस डाल सकते हो। आप अगर जनरल नॉलेज के बारे में जानना चाहते हो जानते हो तो जनरल नॉलेज की वीडियोस बना के आप उसके ऊपर अपलोड कर सकते हो। इस चीज की जो ट्रेनिंग है, आप अगर इंटरेस्टेड हो, लास्ट में मैं कॉन्टेक्ट नंबर अपना दूंगा, उसमें आप कॉन्टैक्ट करिएगा। और इस चीज की ट्रेनिंग जो यूट्यूब चैनल बनाना, फेसबुक इंस्टाग्राम का चैनल बनाना, उस चीज को उसकी ट्रेनिंग 3-4 दिन या 1 हफ्ते की ट्रेनिंग उसकी होगी। कि अगर आप कोई बिजनेस करना चाहते हो उसके बारे में आपको कुछ जानना होगा तो उसकी ट्रेनिंग आपको मैं फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, तो न्यूज चैनल के बारे में कुछ पूछना है आपको? न्यूज चैनल यूट्यूब पोर्टल के थ्रू आप बना सकते हो। एडवर्टाइजमेंट एजेंसी, क्विज कंटेस्ट आप प्लान कर सकते हो अपने कॉलेज में। और बहराइच के जो और भी स्कूल्स हैं, स्कूल लेवल पे, कॉलेज लेवल पे भी क्विज कंटेस्ट कर सकते हो। इस पे मैं थोड़ी सी मैथमेटिक्स आपको बताता हूँ क्विज कंटेस्ट में कैसे आप बिजनेस अपना रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो। सपोज कीजिए आपने बहराइच के 20 स्कूल स्टार्टेड किए, 9, 10, 11, 12 के सेक्शन आपने क्विज प्लान किया, जनरल नॉलेज के क्विज प्लान किया। समझ रहे हो मेरी बात? जनरल नॉलेज के क्विज आपने प्लान किया कि 50 क्वेश्चन या 100 क्वेश्चन 1 घंटे में, ये क्विज आपने प्लान कर लिया। उसमें जनरल नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन होंगे। आपने क्लास 9, 10, 11, 12 के लिए ये डिसाइड कर लिया। अब आपने बहराइच के 20 स्कूल को टारगेट किया कि वहां प्रिंसिपल से परमिशन लेके वो एग्जाम आपको कंडक्ट करवाना है। उसका आपने प्राइस भी डिसाइड किया, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड प्राइस आपने डिसाइड किया। ये इस पर थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ। इससे आप फौरन अर्निंग करना शुरू कर सकते हो और ये हर साल करा सकते हो आप। ठीक है, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड प्राइस आपने डिसाइड कर लिया। सपोज कीजिए प्राइस जो है आपने 5000 में डिसाइड किया कि 5000 में आप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड प्राइस दे रहे हो, कंसोलेशन प्राइस आप सर्टिफिकेट्स वगैरह दे रहे हो। फिर उसके बाद 5000 आप और दे दीजिए कि 5000 रुपए लग रहे हैं आपके पेपर वगैरह प्रिंटिंग में। ठीक है, टोटल 10,000 हो गए। फॉर्म जो आप दोगे, जो फॉर्म फिल करवाओगे, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, उस फॉर्म की कॉस्ट आप 50 रुपीज कर सकते हो। थोड़ा सा मैथमेटिक्स इसमें मैं आपको समझाऊंगा। 50 रुपीज आप कॉस्ट कर सकते हो उसकी। 20 स्कूल आपने सिर्फ बहराइच पे टारगेट किए, 20 स्कूल से मिनिमम 50 स्टूडेंट तो आपको बहुत आसानी से मिल जाएंगे। यानी 1000 स्टूडेंट आपके हो गए, 1000 इंटू 50, 50,000 रुपए आपके पास आ गए। उस 50,000 रुपए में आपके खर्च कितने हो रहे हैं? 5,000 रुपए में प्राइस आपने दिया, 5,000 रुपए में आपने पेपर कंडक्ट करवाया, पेपर प्रिंटिंग करवाया। टोटल आपका कितना सेव हो रहा है? 40,000 सेव हो रहा है आपका, 40,000 सेव हो रहा है। अब आप थोड़ी सी ट्रिक और लगाओगे इसमें, सेल्स की, सेल्स एंड मार्केटिंग की ट्रिक लगाओगे। जो 10,000 आपके खर्च हो रहे हैं वो 10,000 भी आप बचा सकते हो। कैसे बचा सकते हो? स्पॉन्सरशिप। जैसे मैंने ये जो प्रोग्राम किया, इस प्रोग्राम को स्पॉन्सर किया शिवेंद्र प्रताप सिंह और सुहैब सहरोज, ये दोनों बिजनेसमैन हैं। ये भी बिजनेस इन्होंने अभी स्टार्टअप किया है। इनका शिव मंगलम का मिठाई शॉप शिवेंद्र प्रताप सिंह का है और ये जो सुहैब सहरोज है इनका फैमिली सुपरमार्ट है। तो इन्होंने स्पॉन्सर किया है। अब आप जो 10,000 बचाने की बात आ रही है, आप इन्हीं के पास जा सकते हो, इनके जैसे और भी जो शॉप वाले हैं उनके पास जा सकते हो, बेकरी वालों के पास जा सकते हो, मिठाई वालों के पास जा सकते हो, उनसे स्पॉन्सरशिप ले सकते हो। स्पॉन्सरशिप लेके क्या होगा कि आप वो स्पॉन्सरशिप लेके आप वो 10,000 जो है वो आप बचा लोगे। ठीक है ना?
तो ये क्लियर है? ये क्विज आप हर साल करवा सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद आपका आता है इवेंट मैनेजमेंट, इवेंट प्लानिंग, वेडिंग प्लानिंग जो होता है। एक मूवी आई थी बैंड बाजा वाला, उसमें आपने देखा होगा इवेंट मैनेजमेंट और इवेंट प्लानिंग का उसने काम किया था। तो वो काम भी आप छोटे लेवल पे कर सकते हो। बर्थडे होते हैं, मुंडन होते हैं, बहुत सारे फंक्शन होते हैं, तो उस इवेंट को आप प्लान कर सकते हो। छोटा मोटा वहां से भी आपका स्टार्ट हो सकता है। ऑर्गेनिक फार्मिंग के जरिए आप कर सकते हो। और कंटेंट राइटिंग और टाइपिंग, फ्रीलांसिंग वेबसाइट आप गूगल करिएगा freelancer.com। इस पे क्या होता है कि सिंपल टाइपिंग का और कॉपी पेस्ट करने का भी पे करते हैं आपको ये लोग, लेकिन उसमें आपको आईडी बनानी पड़ती है freelancer.com के लिए, ठीक। तो यहाँ से भी आप पैसे कमा सकते हो। अब आप क्लियर हो गए ना कि YouTube चैनल के थ्रू आप कैसे पैसे कमा सकते हो, फेसबुक इंस्टाग्राम के थ्रू कैसे पैसे कमा सकते हो, या क्विज करवा के कैसे पैसे कमा सकते हो। क्लियर है इतनी चीजें? तो अब आप मैं समझता हूँ कि चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। कुछ क्वेश्चन अगर आपके हो तो आप पूछ सकते हो जी। कोई क्वेश्चन है आप लोग का बेटा? किसी का कोई सवाल नहीं है? सब कुछ समझ में आ गया, कुछ नहीं समझ में आया जी? प्लीज। इसीलिए तो मैंने कहा है कि आपका कुछ लग नहीं रहा है, कॉन्टैक्ट नंबर अभी आपको लास्ट में मिलेगा, आप उस पर कॉन्टैक्ट करिए, ट्रेनिंग लीजिए। स्किल डेवलपमेंट के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट होगी, इसका कोई चार्ज नहीं है। 3 दिन 4 दिन 5 दिन की वो हो जाएगी। वो जब स्किल आपके अंदर होगी ना, एंड्रॉइड फोन यूज करती हो आप? एंड्रॉइड फोन है, उस पर सिंपल यूट्यूब चैनल बना लेना, फेसबुक पेज बना लेना, अपने नाम का बना लो, किसी के नाम का भी बना लो, इंफॉर्मेटिव चैनल बना लो। वो बना के वहां से तुम्हें फिर पता चलेगा कि हाँ मुझे इस पे करना क्या है। अगर डेली 1 घंटा भी इसके ऊपर देते हो ना, तो 6 महीने में देखो आप वहीं से अर्निंग शुरू कर दोगे और एक हैंडसम अमाउंट कमाओगे, ठीक है। तो आप अपने अंदर स्किल लाइए। मोटिवेट होने के बाद क्या होता है कि करने के लिए भी तो कुछ होना चाहिए हमारे पास। सपोज कीजिए आप कोचिंग इंस्टीट्यूट स्टार्ट करना चाहते हो, मैंने जो बताया इसमें कोचिंग इंस्टीट्यूट स्टार्ट करना चाहते हो, तो अब कोचिंग इंस्टीट्यूट स्टार्ट करने के लिए क्या चीज करना है, क्या क्या चीजें क्या जरूरत है? इन्वेस्टमेंट मैंने कहा बिल्कुल आपको इन्वेस्ट नहीं करना है। अगर आप इंटरेस्टेड हो, कोचिंग इंस्टीट्यूट भी स्टार्ट करने के लिए इंटरेस्टेड हो, तो हम आपकी सहायता करेंगे, हम आपको बताएंगे, फंडिंग भी करवाएंगे कि आप कहाँ से स्टार्ट करो, कैसे करोगे, ठीक है। तो मोटिवेट आप रहिए, बट कुछ करिए, उसके लिए कॉन्टैक्ट कीजिए, फिर आगे बताएंगे। और कोई सवाल पूछो प्लीज, 5 मिनट का टाइम है, फिर क्लोज करते हैं, खत्म करते हैं। और किसी का अगर कोई सवाल है, अगर आप सवाल पूछेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, कि मुझे लगेगा शायद मेरा बोलना सफल रहा, आपको समझ में आ गया। प्लीज, कोई सवाल नहीं है? किसी को और कुछ पूछना है बेटा? ठीक है, तो कॉन्टैक्ट नंबर मेरा है। आप लोग परेशान क्यों होते हो? पूछ लीजिए जो पूछना है। मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि बिल्कुल इस सेमिनार को फॉर्मल वे में न लेके हम फैमिली वे में लेते हैं। आप ये सोचिए कि आप अपने फैमिली मेंबर से सवाल जवाब कर रहे हैं, बेझिझक होकर पूछ सकते हैं। सर जो आपने डांसिंग के बारे में बताया है, इसके बारे में, डांसिंग के बारे में, डांसिंग के बारे में, डांसिंग, सर एक बार दोबारा क्लियर करके बता दीजिए। डांसिंग के बारे में बेटा मैंने नहीं बताया, एडवर्टीजमेंट के बारे में बताया, क्विज के बारे में मैंने बताया है। डांस के फील्ड में कैसे? अच्छा, डांस के फील्ड में आप कैसे, आप ये पूछेंगे डांस के फील्ड में आप कैसे करियर बना सकते हो? बेटा डांस के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि आप सबसे पहले YouTube पे ट्यूटोरियल देना शुरू करो। YouTube पे ही ऐसे बहुत से प्लेटफॉर्म है जो ट्यूटोरियल फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं, ठीक है। आपके घर में शीशा तो होगा ना, आई ना, बस वही आपका समझ लीजिए टीचर होगा। आपने जो ट्यूटोरियल लिया वो ट्यूटोरियल लेके वहीं से आप प्रैक्टिस शुरू कर दो। वो प्रैक्टिस करने के बाद उसकी रिकॉर्डिंग शुरू करो। अच्छा, अगर आप डांस के फील्ड में जाना चाहते हो तो कहीं ना कहीं आप आगे भी निकलोगे, पहला इसमें तो रहना नहीं है,
अब उसको आप क्या करो, फेसबुक और इंस्टाग्राम के माध्यम से आप उसको सर्कुलेट करना शुरू करो कि वो और लोगों तक पहुंचे। फिर बहुत से क्विज होते हैं, डांस के क्विज होते हैं, डांस के कंपटीशन होते हैं। उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट कैसे करना है, गूगल पे डालोगे हाउ टू पार्टिसिपेट डांस इंडिया डांस आ जाएगा, ठीक है। बट उसके लिए भी सिलेक्शन होने के लिए आपके अंदर वो स्किल होनी चाहिए, डांसिंग की स्किल होनी चाहिए। तो उसके पहला स्टेप आप अभी से क्या करना है, आपको यूट्यूब पे ट्यूटोरियल लेना है और शीशे में देख के नाचना शुरू कर देना है, ठीक है। और फिर जब आप प्रैक्टिस हो जाए फिर उसकी रिकॉर्डिंग करो, रिकॉर्ड करके उसकी रील्स बना के उसको सर्कुलेट करो, ठीक है, क्लियर है। और प्लीज थोड़ा सा हिम्मत करके सवाल पूछ सकते हैं। और ठीक है, बच्चे कह रहे हैं बहुत अच्छा था, सब समझ में आ गया। समझ में आ गया, सवाल कुछ नहीं है, इसका मतलब समझ में अच्छे से आ गए, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया, मैं सारे टीचर्स का बहुत शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने काफी सहयोग किया। अगेन अमिता मैडम, आई एम वेरी थैंकफुल यू, आपने प्रोग्राम के लिए अलाउ किया। और ये इसमें कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर मेरा रखा हुआ है, जिनको भी कोई भी इंफॉर्मेशन लेनी हो या यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम के थ्रू लेना हो, एक पेज में कई बार पेज से वो ले लीजिएगा, फिर आप डिस्ट्रीब्यूट आपस में कर दीजिएगा। कोई भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए तो आप इस पर व्हाट्सएप कॉल करके एनी टाइम ले सकते हो। या अगर आप यहाँ से निकल के एंट्रेंस की प्रिपरेशन करना चाहते हो, बीएड एंट्रेंस, मास कॉम, एलएसडब्ल्यू, तो उस एंट्रेंस की प्रिपरेशन भी आप कर सकते हो, उसके यहीं अपने कॉलेज के थ्रू ही कर सकते हो, यहीं बैठे बैठे कर सकते हो, वो सारी जानकारी आपको मिल जाएगी, ठीक है। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया सर कि हमारी बच्चियों को आपने इतनी मुफीद बातें बताई, और मुझे उम्मीद है कि तालिबात ने इसे बहुत इंजॉय किया होगा, बहुत गौर से सुना होगा, और जाहिर है उन्होंने अपने जहन में कुछ मुस्तकबिल के हवाले से कुछ प्लान भी किया होगा, जिसके लिए उनके नंबर हैं, आप लोगों से कांटेक्ट कीजिए अगर आप लोग ऐसा कुछ सोच रहे हैं, बल्कि आप लोगों को सोचना चाहिए इतना मोटिवेट करने के बाद। और अब इसी के साथ प्रोग्राम खत्म किया जा रहा है, और एक बार आप फिर बहुत शुक्रिया, और सबके साथ का बहुत शुक्रिया जो पेशेंट के साथ ही हमारे हैं। थैंक यू। मेरा मैं बैठ जा सब